कल देश की शिक्षा के इतिहास में यकीन मानिए ऐतिहासिक दिन है। कल बहुत बड़ा दिन है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। शताब्दी समारोह और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशहित में हमारे लिए घटना ऐतिहासिक है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हुई थी, जिस यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र ही मोदी को निमंत्रण मुस्लिम फर्स्ट से क्या नेशन फर्स्ट की ओर बढ़ना नहीं है। हम सवाल आज उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम फर्स्ट से नेशन फर्स्ट। देखिए, देशहित में समझिए कि खबर क्या है और उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है। अब यह सबको पता है कि एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण, यह खबर नहीं है, सबको पता है। अब खबर दरअसल यह है कि एएमयू में 54 साल बाद, 5 दशकों बाद देश के किसी प्रधानमंत्री को निमंत्रण। समझे खबर और उसके पीछे का मतलब। खबर यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, खबर यह है कि 54 साल में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री एएमयू में इस तरह से किसी कार्यक्रम में उसको निमंत्रण दिया गया है। खबर यह नहीं है कि एएमयू के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो सबको पता है, आपको भी पता है। खबर यह है कि मुस्लिम फर्स्ट से इंडिया फर्स्ट की नीति पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यह सबसे अहम है। मुस्लिम फर्स्ट से इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। खबर यह भी नहीं है कि एएमयू में प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये हो रहा है, इसकी उम्मीद भी है और ये होगा, ये खबर नहीं है। खबर यह है कि कट्टरपंथियों को जिन्ना तो मंजूर है। मतलब जिन्ना कौन? देश को तोड़ने वाला जिन्ना, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला जिन्ना, देश के बंटवारे करने वाला जिन्ना। खबर यह है कि एएमयू को जिन्ना मंजूर है, प्रधानमंत्री नामंजूर है। खबर यह नहीं है कि कुछ छात्र नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाएंगे। यह खबर नहीं है, यह उम्मीद थी, यह होना था, यह हो रहा है। विरोध होगा प्रधानमंत्री का। खबर यह है कि एएमयू में प्रधानमंत्री के मेहमान बनने से कट्टरपंथी क्यों परेशान हैं। खबर यह भी नहीं है कि कट्टरपंथी छात्रों ने कहा कि मोदी को न्योता देना मुसलमानों के खिलाफ है। मतलब आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री को न्योता एक यूनिवर्सिटी में देना मुसलमानों के खिलाफ है। कट्टरपंथियों ने, छात्रों ने यह कहा है जो विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। खबर यह है कि कट्टरपंथी भारत में हिंदू मुसलमानों में दरअसल बंटवारा चाहते हैं, वो एकता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध इसी वजह से किया जा रहा है। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये मोदी का माय आइडिया ऑफ इंडिया मंत्र है, जिसमें वो एक दिन पहले रविवार को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन किया। और एक दिन बाद यानी कल वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है और 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन एएमयू में जिन लोगों को जिन्ना मंजूर है, उन्हें प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मंजूर नहीं। मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी को, जो कि आज हमारे वजीर आजम हैं, ठीक है, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अगर यहाँ पर न्योता दिया है तो उसके खिलाफ एक एक तालिब इल्म है, सारे ओल्ड बॉयज़ हैं, सारे अलुमनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों की जो कि मुसलमानों के इंसानियत के खिलाफ रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। ऐसे लोगों पर जिन पर पिछले वक्त में इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है।
एएमयू में जिन्ना प्रेमी कई छात्र, पूर्व छात्र और छात्र नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की तैयारी हो रही है। ये कहते हैं कि मोदी मुस्लिमों के हितैषी नहीं, इसलिए उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बुलाया जाना गलत है। धमकियां दी जा रही हैं कि एएमयू का माहौल बिगड़ा तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप कुछ न कुछ ऐसा कीजिए ताकि मुस्लिम्स आपको सपोर्ट करें। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से जो वो विरोध का तरीका है हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे? वही ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे अब तक जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेके। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद ये किसी प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी एएमयू के लिए ये मौका ऐतिहासिक है। ये एएमयू के लिए गर्व का पल होगा जब मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का मंत्र देने वाले मोदी यूनिवर्सिटी को आइडिया ऑफ इंडिया का मंत्र देंगे। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लोग कट्टरपंथ की पीएचडी कर रहे हैं, जो देश के बंटवारे के खलनायक जिन्ना को एएमयू का नायक मानते हैं और एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाए रखने का समर्थन करते हैं, जो छात्र कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने पर एएमयू में फातिहा पढ़ते हैं और जो नागरिकता कानून के खिलाफ अपने ही देश को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। आकर के 47 से बाद 2020 तक के ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम से अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। जहां कश्मीर के लिए आजादी आजादी के नारे लगते हैं, वही विचारधारा एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कल होने वाले प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक संबोधन का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जश्न जो है, वेरियस प्रोग्राम्स शुरू से चल रहे हैं और पैंडमिक जो है, ये कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है, उसके जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज हैं और प्रोटोकॉल जो हैं उसको पूरा फॉलो करते हुए हम मना रहे हैं। कल होने वाले एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। और कल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि यूनिवर्सिटी के जिन्ना प्रेमी छात्र ऐतिहासिक मौके पर कालिख न लगा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कल एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि 5 दशक बाद, मतलब 50 सालों बाद है, एएमयू के लिए यह मौका है जब देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शामिल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ने एएमयू को संबोधित किया था। और आप एक चीज सोचिए ना, इतने सालों तक किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। खबर यह है 1964 में आखिरी बार लाल बहादुर शास्त्री ने संबोधित किया और अब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 56 सालों के अंदर, मतलब 5 दशकों में 56 सालों में देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। एएमयू में इस विचारधारा का सिलेबस आज आपको देशहित में समझना चाहिए। कौन लोग हैं जो विरोध करते हैं, दरअसल दिक्कत क्या है। देखिए, एएमयू के कुछ छात्र यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह विचारधारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध करने वाले टर्की के प्रोफेसर के कार्यक्रम का समर्थन करती है। टर्की के एक प्रोफेसर ने, जैसे कल प्रधानमंत्री संबोधन देंगे ना, अब काले झंडे उनको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान समर्थक
कट्टरपंथी मुल्क टर्की जो कश्मीर पर भारत को ज्ञान देता है, भारत के खिलाफ खड़ा होता है, उस टर्की के प्रोफेसर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लेक्चर देते हैं, उसका विरोध नहीं होता है। टर्की का विरोध नहीं, प्रधानमंत्री का विरोध, भारत का विरोध। एएमयू की यही विचारधारा चाहती है कि यूनिवर्सिटी में देश के बंटवारे की जिम्मेदार जिन्ना की तस्वीर लगी रहे। बड़ा विवाद हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, आपको याद होगा। जिन्ना से प्रेम, जिन्ना कौन? देश को तोड़ने वाला, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश के बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मेदार जिन्ना। एएमयू की इसी विचारधारा के छात्रों ने हिजबुल आतंकवादी मन्नान वानी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मन्नान वानी आतंकवादी जब मारा गया था तो एएमयू में मन्नान वानी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। एएमयू की इसी विचारधारा के छात्र शर्जील उस्मानी ने राम मंदिर तोड़कर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की धमकी दी थी। शर्जील उस्मानी, नाम याद रख लीजिए। एएमयू की इसी विचारधारा के छात्र शर्जील उस्मानी ने धमकी दी थी मंदिर दोबारा तोड़ने की। एएमयू की विचारधारा के एक छात्र ने कहा कि वो मुसलमानों को देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एएमयू की विचारधारा की यही छात्र संसद हमले के आरोपी आतंकवादी अफजल गुरु को निर्दोष मानते हैं। और अभी आप एक और को सुन रहे थे, एएमयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष जो कह रहा था कि अगर हम उस कौम से हैं कि अपनी पर आ गए तो बर्बाद कर देंगे हिंदुस्तान को, कोट अनकोट कह रहा हूं। ये एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का बयान अभी हमने आपको सुनाया था। अब आप खुद समझ लीजिए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों से लेकर एएमयू में आतंकियों की बरसी बनाने तक, यानी कि मन्नान वानी जिन्ना को पूजने से लेकर बाबरी मॉडल पर चलने वाले शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को प्रेरणा आखिर कहां से मिलती है? सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ही जिन्ना से पहले भारत में टू नेशन थ्योरी के जनक थे? अगर आज ये हिस्ट्री का सवाल आप नोट कर लीजिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत में टू नेशन थ्योरी का जनक कौन, भारत में मतलब भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पहला आइडिया किसने दिया था, टू नेशन थ्योरी का जनक कौन? जिन्ना नहीं, जिन्ना से पहले सर सैयद अहमद खान भारत में टू नेशन थ्योरी के जनक थे। सर सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, वो मानते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। 1988 मेरठ में कह दिया था उन्होंने, इसलिए मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक। वाइस चांसलर ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम वाइस चांसलर का विरोध करेंगे। उनका जनाजा वाइस चांसलर लॉज से उठा करके नए गेट तक लेकर के जाएंगे, शताब्दी गेट तक। ये आज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ काले झंडे दिखाने की तैयारी हो रही है, जहां नागरिकता कानून के खिलाफ देश तोड़ने की धमकी दी गई और पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का सर काटने के लिए उकसाया गया। उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर देंगे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस वक्त से विवादों में है जब से इसकी स्थापना हुई। कहा जाता है कि हिंदू व्यापारियों से आर्थिक मदद लेकर सर सैयद अहमद खान ने इसे सिर्फ मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बनाया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुस्लिम शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना की। अंग्रेज सरकार 22 दिसंबर 1920 में एएमयू एक्ट लाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान भी बेहद विवादित व्यक्ति थे। कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ही आधुनिक भारत में सांप्रदायिक सोच के जनक थे। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक किताब में लिखा है कि 1884 तक सर सैयद अहमद खान भारत को हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का देश मानते थे।
14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए एक भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और मुसलमान चाहते हैं कि वो भारत में सुरक्षित रहें, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार चलती रहे। माना जाता है कि सर सैयद अहमद खान के इसी भाषण के बाद देश में टू नेशन थ्योरी की शुरुआत हो गई थी। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे संभवतः भारत में दो पहचान के सिद्धांत यानी टू आइडेंटिटी थ्योरी को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे एलिमेंट तमाम जगहों पे हैं, चाहे JNU ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, जामिया ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, जादवपुर यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, लेकिन ये एक फ्रिंज एलिमेंट सभी जगहों पे है। उसी बेसिस पर पूरी के पूरी यूनिवर्सिटी को लेना उचित नहीं होगा। कहा जाता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अंग्रेजों का समर्थन मिल जाएगा और मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार में ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी। यानी आज से 135 साल पहले ही तुष्टीकरण के बीज बो दिए गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो विरोध हो रहा है वो किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। प्रजातंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री देश की जनता का प्रतिनिधि होता है और यह विरोध जनता का अपमान है। सर सैयद अहमद खान ने 1936 में अंग्रेजों के लिए नौकरी शुरू की। वो चाहते थे कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंग्रेजों के साथ जुड़े। वो मानते थे कि मुसलमान अंग्रेजों से दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए 1857 की क्रांति के वक्त भी जब अंग्रेजों के खिलाफ देश का खून खौल रहा था, वो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। अंग्रेजों के प्रति सर सैयद अहमद खान की वफादारी से खुश होकर नॉर्थ ईस्ट प्रांत के गवर्नर जनरल सर जॉन स्ट्रेचे ने 11 दिसंबर 1880 को अलीगढ़ में कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रति किसी ने इतनी वफादारी का परिचय नहीं दिया जितना सर सैयद अहमद खान ने सन 1857 में दिया। लेकिन स्थापना के 100 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि अब यूनिवर्सिटी की विचारधारा मुस्लिम फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टू नेशन थ्योरी के जनक कौन? सैयद अहमद खान। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि एएमयू के कट्टरपंथी और देश के कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने डरते क्यों हैं, या आप कहिए इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से। सबसे बड़ी वजह जानते हैं आप? नागरिकता कानून, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पड़ोसी राज्यों के जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, जितने भी धर्म के लोग हैं, उनको भारत में शरण मिले। मतलब चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगर उनका धार्मिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको भारत में शरण मिले। ये लोग नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि घुसपैठियों को भारत में शरण मिल जाए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भारत धर्मशाला बन जाए। लेकिन CAA नहीं आने देंगे। इनकी पहचान के लिए बनने वाला NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जो है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भी ना बने। कट्टरपंथी परेशान क्यों है? एक एक करके पॉइंट वाइज अगर मैं आपको समझाऊं, एक तो नागरिकता कानून आप समझ गए, CAA, दूसरा NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, NRC, ट्रिपल तलाक बिल। ये लोग कहते हैं कि तलाक बिद्दत पर अगर कानून बनाया है उसको बैन करने वाला, तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण, और सबसे इंपॉर्टेंट लव जिहाद पर कानून अगर बनाए तो फिर ये कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है। लव जिहाद पर कानून एंटी मुस्लिम है। ये पॉइंट्स हैं जिस वजह से मोदी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन देश विरोधी मानसिकता के कुछ छात्रों ने AMU को दरअसल बदनाम किया हुआ है। भारत के कई राष्ट्रवादी भी AMU की पहचान है। AMU से इनसे है AMU की पहचान। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब AMU की असल पहचान, खान अब्दुल गफ्फार खान AMU की असल पहचान, जावेद अख्तर गीतकार AMU के एलुमनाई हैं। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद प्रमुख हॉकी खिलाड़ी, के आसिफ फिल्म निर्देशक, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है केरल के एलुमनाई AMU, के मोहम्मद इतिहासकार के मोहम्मद साहब। इसके अलावा लाला अमरनाथ क्रिकेट खिलाड़ी, ये भी AMU से ही पढ़े हुए हैं। तो कुछ जो आप कह लीजिए कुछ लोगों की वजह से AMU बदनाम हो रहा है। अमित शाह का 2 दिनों का बंगाल दौरा कल खत्म हो गया, लेकिन बंगाल को लेकर आज एक नया विवाद सामने आ गया। आज एक वीडियो सामने आया जिसमें दीवारों पर लिखा हुआ था कि अगर बीजेपी को वोट देंगे, अगर TMC का वोट बीजेपी को गया तो खून की नदियां बह जाएंगी।
इस वीडियो को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया। सवाल यह कि क्या बीजेपी को वोट देने पर खून बहेगा? क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा इस स्तर पर पहुंच गई? ये देखिए, दीवारों पर ऐसे लिखा गया कि बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी, श्राद्ध के लिए तैयार रहें, खून की नदियां बहेंगी अगर बीजेपी को वोट दिया तो। कहीं दुकानों पर तो कहीं घर की दीवारों पर खून की नदियां बहाने की धमकी दी जा रही है। अब तक ऐसी धमकियां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी देते थे या फिर माओवादी नक्सली दीवारों को ऐसी धमकियों से रंगा करते थे। लेकिन इस बार ये धमकी जम्मू कश्मीर या नक्सली इलाकों में नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के शांतिपुर में दी गई है। बांग्ला भाषा में खून की नदियां बहाने की धमकी देने का आरोप टीएमसी पर लगा है। आरोप है कि नादिया में टीएमसी के स्थानीय नेता मनोज सरकार ने यह लिखवाया है, जिसके बाद इस धमकी की चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हो रही है। और सवाल उठ रहा है कि क्या खून बहाकर लड़ा जाएगा पश्चिम बंगाल का चुनाव? सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे, वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर इलाके में कई दुकानों के बाहर धमकी भरे संदेश को लिखा गया। और उसके बाद ही आज बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये सवाल उठाया कि क्या यही ममता सरकार का लोकतंत्र है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मतदाताओं को धमकाने के लिए दीवारों पर बांग्ला में लिखा है कि टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, अगर भाजपा को एक भी वोट दिया तो आपको उसके नतीजे भुगतने होंगे। क्या यही ममता राज का लोकतंत्र है? कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट के बाद टीएमसी बैकफुट पर आ गई और आरोप लगाया कि पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश हो रही है। তৃণমূল কংগ্রেস দল এই ধরনের কাজে বা এই ধরনের দেয়াল দেখানে মানে বরদাস্ত করে না। যারা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দলের বদনাম করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া মৈত্রের কাছে আমার বক্তব্য জানাবো। কিছু লোক তৃণমূলের সম্মান দলনেত্রীর সম্মান পূর্ণ করার জন্য এই ধরনের কাজ করে কখনো এই কাজে বরদাস্ত করবে না। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা जिला तृणमूल कांग्रेस सभानेत्री का जनाबो। दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से बीजेपी राज्य में अपना जनाधार मजबूत कर रही है, उनके कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराते हैं। राजनीतिक हत्याओं की बात अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक बंगाल दौरे में बढ़ चढ़कर उठाते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। और कोरोना से अलग अब बात करेंगे सोशल मीडिया की। और आपको बाबा का ढाबा याद होगा, वही बाबा जिनके ढाबे पर लोग खाने के लिए नहीं आते थे तो उनके आंसू निकल आए थे। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ और उनकी किस्मत खुल गई। 3 महीने के अंदर बाबा का ढाबा एक रेस्टोरेंट की शक्ल ले चुका है। देखिए सोशल मीडिया की ताकत किसी की किस्मत को कैसे बदल सकती है, यानी सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। शानदार इंटीरियर, बेहतरीन लाइटिंग। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में क्यों बता रहे हैं। अब जरा कुर्सी पर बैठे इस चेहरे को पहचानिए। याद आया आपको कुछ? जी, ये वही बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद हैं। कांता प्रसाद 4 दिन पहले तक गुमटी में खड़े होकर लोगों को अपने हाथ से बना खाना परोसते थे, लेकिन अब वो कैश काउंटर पर बैठे हैं और वो भी अपने रेस्टोरेंट में। 5 बाय 5 की गुमटी से बाबा सीधे 20 बाय 20 के कमरे में आ गए हैं। ये उनका खुद का रेस्टोरेंट है जो दिल्ली के मालवीय नगर में ही है। रेस्टोरेंट का लुक देखकर आप समझ गए होंगे कि बाबा का ये नया रेस्टोरेंट कितना खूबसूरत है।
आपको बाबा के वो आंसू याद हैं जो 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे? अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। ऊपर वाले और सोशल मीडिया ने बाबा की किस्मत ऐसी पलटी कि बाबा अब ढाबा से सीधे रेस्टोरेंट वाले बन गए हैं। सोशल मीडिया पर बाबा का दर्द देखने वालों ने उन्हें दिल खोलकर मदद की और मदद का नतीजा ये है कि बाबा अब रेस्टोरेंट के मालिक बन गए हैं। बाबा का भी मानना है कि ढाबे से रेस्टोरेंट मालिक बनने का काम जनता और मीडिया की वजह से हो पाया है। हमें बहुत खुशी, हम तो जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जनता हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है और आप लोग का हम आभारी इतना है कि आप लोग हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। बाबा की जगह बदल गई है लेकिन उनका मेन्यू बिल्कुल नहीं बदला। रेस्टोरेंट में भी वही खाना मिलेगा और उसी तरह से परोसा जाएगा जैसे ढाबे पर मिलता था, यानी मटर पनीर की सब्जी और दाल परमानेंट है। इस बार उनके मेन्यू में चाइनीज फूड जरूर जुड़ गया है। बाबा अब एंटरप्रेन्योर हो गए हैं। उन्होंने 2 लोगों को नौकरी पर भी रखा है। इसके बावजूद बाबा का कहना है कि खाना वो खुद ही बनाएंगे। अभी तो 2 लड़के हैं, बना रहे हैं, बाकी हम खुद ही संभालेंगे। इंडियन खाना खुद बनाएंगे और चाइनीज वो बनाएंगे। बाबा ने खाने का रेट वही रखा है जो ढाबे में था। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर बाबा के उस ढाबे का क्या होगा? यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उनका ढाबा अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि बाबा साथ साथ उसे भी चलाएंगे। जो कांता प्रसाद कभी ढाबे पर लोगों की राह तकते थे, अब सीसीटीवी से रेस्टोरेंट में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखा करेंगे। पिछले 3 महीने में कांता प्रसाद की जिंदगी को सोशल मीडिया ने बदल कर रख दिया। कभी पाई के लिए मोहताज बाबा अब बिजनेसमैन बन गए हैं। यही है सोशल मीडिया की ताकत। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.